वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है साथियों हमारी ज्योग्राफी की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो PCS हो, BO हो या RO हो। साथियों आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में खाद्यान्न क्रांतियों के बारे में। बेसिकली जो खाद्यान्न से जुड़ी हुई क्रांतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल एक आध सवाल इनसे पेपर में मिल जाता है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए, इनमें से ज़्यादातर आपने पहले से भी पढ़ी होंगी, तो कोई नई चीज़ नहीं है, बस रिवीजन करना है एक तरीके का। पहला है यहाँ पर रजत क्रांति। ये किससे जुड़ी हुई है साथियों? अंडा उत्पादन से। बेसिकली जो अंडा उत्पादन होता है उसको रजत क्रांति बोलते हैं। फिर है भूरी क्रांति, ये है उर्वरक उत्पादन से। फिर है नीली क्रांति, सबको पता है ये किससे जुड़ी हुई है, ये है साथियों मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति जो है साथियों ये आलू उत्पादन से है। फिर है सदाबहार हरित क्रांति। ये क्या है? जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए। जैविक खेती मतलब कि आप जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम करो, नेचुरल तरीके से खेती करो एक तरीके की। फिर है सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति, यह है फल उत्पादन, बेसिकली शहद से। इंद्रधनुष क्रांति, यह है कृषि संबंधी समग्र क्रांति, यानी जितनी भी क्रांतियां चल रही हैं खेती से उनको सबको जोड़ दिया जाए। फिर है अमृत क्रांति, यह है नदी जोड़ने की योजना से। फिर है कृष्ण क्रांति, यह है खनिज तेल से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, प्याज उत्पादन या औषधि उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति है साथियों दुग्ध उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। रजत रेशा क्रांति ये है कपास उत्पादन से, ध्यान रखिएगा। फिर है साथियों सुनहरा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति, यह है जूट उत्पादन से। सैफरॉन क्रांति केसर से। ग्रे या स्लेटी क्रांति उर्वरक से। हरे सोना क्रांति बांस उत्पादन से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से। तथा परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से है। ये सारी महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे। लिखा हुआ है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में प्रारंभ करने का श्रेय 1970 में विश्व शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। भारत तत्कालीन के कृषि तथा खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है, ध्यान रखना। उन्होंने MS स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर हरित क्रांति को सफलतापूर्वक संचालित किया, जिसका संतोषजनक परिणाम भविष्य में देखने को मिला। आगे देखो, हरित क्रांति से अभिप्राय देश के संचित तथा असिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भारत स्तर पर है, विश्व स्तर पर पूछेगा तो नॉर्मनी बोरलॉग बताना। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजातियों का विकास किया गया। तब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, उस समय में शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग कार्यक्रम है ना की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू इसे किया गया था। दूसरा चरण 81 से 95 तक चला और तीसरा चरण 95 से अभी तक लागू है और बेसिकली भारत के सभी क्षेत्रों में चल रहा है। हरित क्रांति का मुख्य उत्पाद जो था ये मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के
मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगवाया गया था। ध्यान रखने की बात। आगे देखिए, आगे है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये नाम, ध्यान रखना। 1990 के दशक के मध्य द्वितीय हरित क्रांति अवधारणा का विकास हुआ तथा इसे सदाबहार क्रांति कहकर पुकारा गया। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की भारत की प्रमुख क्रांतियों के बारे में जो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हैं। इसको ऐसे मत समझ लेना कि 1857 क्रांति इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक खाद्यान्न क्रांति नहीं थी। ठीक है, जो भारत में फसल चक्र चलता है बेसिकली हम उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमने कई बार इसको पढ़ा है कि भारत में फसल चक्र 3 हिस्सों में बटा हुआ है जिनके नाम है रबी, खरीफ और जायद। हम सब इनको जानते हैं। ठीक है, और इनसे पेपर में सवाल भी आता है। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप हर फसल को इस पूरे सेगमेंट में घुसा के नहीं देखोगे, है ना। आप हर चीज़ का ये जानने का प्रयास नहीं करोगे कि ये किस फसल चक्र में है, रबी में है, जायद में है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको दिक्कत होगा। एग्जाम्पल ले लो इसका, गन्ना। अब गन्ना ना तो आपको रबी में मिलेगा, ना खरीफ में मिलेगा, ना जायद में मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि गन्ने को पैदा होने में करीब करीब 18 महीने का समय लगता है। अब 1.5 साल करीब करीब लगेगा, करीब करीब, है ना, कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो 1.5 साल का जब समय लगेगा तो ये तीनों के तीनों फसल चक्र जो है पूरे हो जाएंगे। तो फिर आप गन्ने को किस में रखोगे, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है ना। ये जो है जो सामान्य फसलें हैं जो इसमें दी हुई हैं बॉक्स में, उन्हीं को ही आपको ध्यान रखना है। बेसिकली पेपर में लौट फेर के उन्हीं को ही ज़्यादातर पूछता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। चलो देख लो, पहला है रबी की फसल। रबी की फसल को बोएंगे कब भैया? इनको बोएंगे अक्टूबर नवंबर में और काटेंगे कब? मार्च अप्रैल में इसको बेसिकली काट लेंगे। यानी सर्दियों की शुरुआत में इनको बोया जाएगा और गर्मियों की शुरुआत में इनको काट लिया जाएगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, रबी। फिर है साथियों खरीफ। खरीफ को कब बोएंगे? जून जुलाई में बोएंगे, अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे। और फिर है जायद। इनके बीच में जो समय खाली बचा है, रबी और खरीफ के बीच में जो समय खाली है, यानी मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फसल है रबी की, ये मार्च अप्रैल में कट जाएगी तो खेत खाली हो गया। अगली फसल बोई जाएगी जून जुलाई में। तो अप्रैल से लेकर मई के बीच का जो समय है, ये जो खाली समय बचा है, इस समय में हम बोते हैं जायद की फसलें। एक बार इनके जो प्रमुख फसलें हैं उनके नाम देख लो। जैसे रबी में अगर हम देखें तो रबी में गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, आलू है। ये रबी के प्रमुख फसलें हैं। ऐसा नहीं है इतनी हैं, और भी हैं, बट ये फेमस है। खरीफ में देखो चावल है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, तिल है, मूंगफली है, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सब। और जायद की फसलें क्या हैं? तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है। ये सब जो है आपकी जायद की फसलें हैं। ठीक है, हाँ। अब एक एक करके इनके बारे में जो है हम बात करेंगे। चलिए, गेहूं की बात करेंगे पहले हम। गेहूं को अगर हम देखें तो गेहूं साथियों एक रबी की फसल है। ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए वो भी एक बार देख लो। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है दोमट, यानी एक प्रकार से हम देखें जलोढ़ मिट्टी इसके लिए चाहिए। तापमान जो है वो 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के बीच में अगर रहे तो ठीक रहेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको इसमें चाहिए। अगर हम देखें तो कुछ और भी इसमें जानकारी दी हुई है कि गेहूं में प्रोटीन मिलेगा 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70, वसा 1.5 और खनिज वगैरह ये सब मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा गेहूं में ग्लूटेन नामक एक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। चलो आगे देखो। अच्छा, गेहूं की प्रमुख फसलें भी देख लो, पेपर में कभी कभार आ जाती हैं। तो सोनालिका है, प्रताप है, अर्जुन है, जनक है, कल्याण है, सोना है, गिरजा है। ठीक है। ICAR द्वारा पूसा बेकर नामक गेहूं की नई प्रजाति विकसित की गई है। ठीक है, जो कि बिस्कुट के लिए काफ़ी बढ़िया है और यूरोपियन देशों के जो मानक हैं उसके अनुसार बिल्कुल फिट बैठती है। सही है। आगे देख लो। जाड़े में होने वाली जो बरसात होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। इसके अलावा ट्रिटिकल गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं व राई के मध्य संकर करके उत्पन्न किया गया है। मैक्रोनी शुष्क प्रदेश की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है। इसका उत्पादन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के राज्यों में किया जा रहा है। चलो आगे देखो। आगे देखो जौ की अगर हम बात करें तो जौ एक प्रमुख खाद्य फसल है। ध्यान रखना मोटे अनाजों में काउंट होता है, सब लोग जानते हैं। इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए? शुष्क तथा बलुई मिट्टी चाहिए। ठीक है।
और अगर हम देखें तो इसके लिए बरसात कितनी चाहिए, तो बरसात जो है करीब करीब 70 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए। टेम्परेचर करीब करीब 15 से 18 डिग्री के आसपास हो। जौ का जो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है वो हमारा यूपी है ना, तो फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें भी इसका प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसकी किस्में देखें तो हिमानी है, ज्योति है, कैलाश है, C164 है, K24 है, RBD 1, ठीक है। और जौ का उत्पादन भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से किया जा रहा है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो चावल। चावल की अगर हम बात करें साथियों, चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है और भारत की जलवायु मानसून में मतलब जो हमारी जलवायु मानसूनी प्रकार की है उसमें इसकी खेती अच्छे से हो जाती है। चावल हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु हेतु उपयुक्त होने के कारण इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है, मतलब जो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र है इसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगर हम देखें कि इसको उगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें जो है चिकनी मिट्टी चाहिए होगी बेसिकली। और बरसात की अगर हम बात करें तो 75 से 200 सेंटीमीटर तक बरसात चलेगी और टेम्परेचर जो है 20 से 27 डिग्री के आसपास होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु की अगर बात की जाए साथियों, तो यहाँ पर चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, ओस, अमन तथा बोरो। ध्यान रखना, ओस उगाई जाती है सितंबर अक्टूबर में, जाड़ा मतलब अमन जो है ये जाड़े में उगाई जाती है तथा बोरो जो है गर्मी में उगाई जाती है, ठीक। इसके अलावा ध्यान रखना, धान की पहली जो बोनी प्रजाति थी साथियों इसका नाम था जया, ये देख लेना एक बार। और चावल अनुसंधान जो केंद्र है ये कटक में है, उड़ीसा में, ठीक। आगे देखो, वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है। इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया है, ठीक है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में जो है जो हमारे बच गए जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, इनकी हम बात करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।